है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पर हम जो भी एंगल लेंगे फेजर के केस में वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो एंगल टेकन ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्यों लेते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव देता है। ठीक है, और ये वैल्यू अभी पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे। वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। ठीक है, तो हम फेजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर ये वी ले लिया, यहां पर मैंने टाइम ले लिया, और मैंने कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया इसी पर, और वो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वेक्टर की इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी वी नॉट, और ये वेक्टर हो जाएगा वी। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये 0 है, और ये टाइम के साथ एंगल क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा टी। तो ये जो आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है ये वाला, इस वेक्टर को बोलते हैं फेजर। इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, फेजर। बाकी ओमेगा क्या होता है, टी क्या होता है, फिर न्यू क्या होता है, ये सारी चीज पहले बता चुका हूं, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। ये तो हुआ फेजर, इसका यूज करेंगे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभी मैंने जो 2 टॉपिक पढ़ाए हैं ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं कंटिन्यूअस 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो फेजर डायग्राम क्या है, कोई ऐसा डायग्राम जो फेजर वेक्टर को रिप्रेजेंट करे या किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, और वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी कर रही हो। ठीक है, आ डायग्राम that represents क्या लिखा, a diagram that represent a physical quantity varying sinusoidally with time, varying sinusoidally with time। क्या लिखा, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ फिजिकल। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, वो ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। रजिस्टर पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट के साथ मैंने आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बताया है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बताया हुआ है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कितना डिफरेंस आ जाता है, V इजिकल टू आई आर, बस इतना अंतर है, बाकी सेम है। ठीक है, तो एक रजिस्टर लेते हैं, ध्यान से देखो, अब एक रजिस्टर लिया, ये इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया, कैपिटल R। ठीक है, इस रजिस्टर से मैंने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग सोर्स। तो अल्टरनेटिंग सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना अप्लाई किया, V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, कभी ऐसे जाएगा करंट, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन में नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यहां पर वोल्टेज बनेगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, व्हेन अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है, कैपिटल R इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सप्लाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई।
एक रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसको मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो एक सर्किट बन गया। तो इस सर्किट का नाम क्या है? इस सर्किट का नाम है रजिस्टिव सर्किट। क्या नाम है? रजिस्टिव सर्किट। तो देन सर्किट इज नोन एज, क्या नाम है इसका? रजिस्टिव सर्किट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड कितना है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड कौन सा? ये रहा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एक बात ध्यान दो और साइड में ये नोट जरूर कर लेना। नोट क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद यही अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम किस पर लगाएंगे? इंडक्टर पर, और इंडक्टर के बाद हम फिर किस पर लगाएंगे? कैपेसिटर पर। उन सभी केसेस में हमको क्या निकालना है? पहले तो हमको वोल्टेज निकालना है। क्या बताना है? वोल्टेज क्या है। उसके बाद में हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, इंस्टेंटेनियस करंट उस सर्किट में कितना होगा। करंट की वैल्यू निकालने के बाद में हमको बताना है फेज डिफरेंस। हर सर्किट में मैं 3 सर्किट लगातार बताऊंगा, उसके बाद में 4th LCR सीरीज सर्किट आएगा, उसमें क्या बताना है फिर? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई। ठीक है। उसके बाद में हमको क्या बनाना है? टाइम डायग्राम। क्या बनाना है? टाइम डायग्राम। फिर क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। उसके बाद में क्या लिखना है? फिर हमको निकालना है पावर सप्लाइड। पावर सप्लाइड, और जो भी पावर सप्लाइड होगी उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज पावर। ठीक है। ये सभी के सभी स्टेप कंटिन्यूस वे में सभी सर्किट में करते चलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। जब भी हम कोई भी इस तरह का सर्किट पढ़ेंगे तो वोल्टेज, करंट, फेज डिफरेंस, टाइम डायग्राम, फेजर डायग्राम, पावर सप्लाइड, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। ठीक है। तो अभी हमको क्या पता चला कि हो गया वोल्टेज। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं से सारे रिजल्ट निकाले जाएंगे। तो वोल्टेज हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको इक्वेशन मान लिया 1, और वोल्टेज से ही लगाएंगे। ठीक है। अब क्या करें? करंट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर मीन्स वी आर, वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इंटू कैपिटल आर। यहां पर आई क्या है? तो आई की वैल्यू भी बताई जाएगी। क्या है? तो आई है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी टाइम पर करंट क्या है? कोई भी टाइम हो तो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट एट टाइम, किस टाइम पर? स्मॉल टी, इस टाइम पर कोई करंट है। ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, यही सारी चीजें निकाली जाएंगी। ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। करंट कैसे निकालेंगे? आपको पता चली वी आर इजकल टू आई आर, और ये जो वी आर है ये इसके इक्वल होगा क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। तो अगर हम बोलें तो केवीएल से बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? जितना वोल्टेज यहाँ पर है और पूरे सर्किट में सभी वोल्टेज का सम क्या होना चाहिए? 0। वोल्टेज का सम 0 कब होगा? जब V इजिकल टू वी आर हो। ठीक है। और V इजिकल टू वी आर की वैल्यू क्या है? I इंटू कैपिटल आर। तो यहां से करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? V डिवाइड बाई R, और V की वैल्यू कितनी है? V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये करंट हुआ। V नॉट अपॉन आर को हम क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम I नॉट। तो करंट मिल गया, करंट की इक्वेशन मिल गई, इसको मान लो इक्वेशन 2। हेयर I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट कैपिटल डिवाइड बाई आर, और ये क्या है? इसको बोलते हैं
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब ये दो सर्किट देखो, दो इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। आई वी की जगह आई आ गया, वी नॉट की जगह आई नॉट आ गया, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है, और ये जो ओमेगा टी है ये क्या है, एंगल है, और यहाँ पर भी क्या है, ये भी एंगल है। तो इसका डिफरेंस और उसका डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ देखो, फेज, या फिर ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशंस कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली दूसरी इक्वेशन से पता चल रहा है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों के एंगल में डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो इसमें कितना है ओमेगा टी, माइनस इसमें कितना है ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस क्या है, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या है, 0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जिस वक्त वोल्टेज है उसी वक्त करंट है सर्किट में, कि दोनों क्या है, एक साथ हैं, मतलब सेम फेज में है। दैट इज वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट का नाम क्या है, रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट आर इन सेम फेज, किस में है, सेम फेज में। कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो, एक डायग्राम है और वो डायग्राम दोनों एक साथ बनेंगे, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। क्या बनाएंगे अब, टाइम डायग्राम। टाइम डायग्राम, तो टाइम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये लिया, ये मैंने टाइम ले लिया, इधर मैं वोल्टेज लूँगा या करंट लूँगा। तो वोल्टेज ये है इक्वेशन, और जब वोल्टेज की इक्वेशन ये है तो यहाँ से हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो वोल्टेज के लिए डायग्राम क्या है, साइन की इक्वेशन है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट। साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इंटू वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, वी नॉट। और साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, परेशानी कुछ नहीं। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, वी नॉट, और ये वैल्यू क्या है, माइनस वी नॉट, ये ओरिजिन है। आप ये बताओ, ये जो है वी नॉट में आर का डिवाइड किया तब आई आया, तो वी ज़्यादा होगा या आई ज़्यादा होगा, वी ज़्यादा होगा। तो आई की वैल्यू कुछ कम होगी, तो मैंने मान लिया आई की वैल्यू यहाँ पर है, तो मैंने क्या मान ली, आई नॉट और माइनस आई नॉट। तो सेम फेज का मतलब क्या है कि जिस वक्त वोल्टेज है उसी वक्त करंट होगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, अच्छा ये फुल टाइम कितना हुआ, कैपिटल टी, ये कितना हुआ, T/2, ये कितना हुआ, 3T/4, और ये कितना हुआ, T/4। समझ में आ गया। अब इसी से हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखना, जो आपने यहाँ पर एक्सिस ली है वही एक्सिस फेजर डायग्राम बनाते वक्त लेंगे। क्या लेंगे, इसको इक्विवेलेंट यहाँ रखो, ठीक है। ये वाली एक्सिस यहाँ से ओरिजिन है तो इसको यहीं से पास करो, ठीक है। ये टाइम है और यहाँ पर V और I, इस एक्सिस पर ये दोनों लेंगे, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, इसको आगे बढ़ाओ यहाँ से, जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ये है यहाँ के, तो कुछ ऐसा V बन रहा है, तो यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, ये हो गया V, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, V नॉट। अच्छा करंट को देखो, करंट भी इधर ही, जिधर V है उधर ही करंट है, तो उसी डायरेक्शन में करंट है, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट ये हो जाएगा I। तो करंट के लिए आगे बढ़ाओ, तो करंट आगे बढ़ के यहाँ पर ये हो गया, तो ये हो गया I नॉट। एंगल कितना है, एंगल कितना दोनों में ही, ओमेगा टी, तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी। इधर को ही ये करंट है और इधर को ही वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सेम फेज में है। तो ये डायग्राम क्या हो गया, फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टिव सर्किट। बात क्लियर है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको क्या क्या निकालना था, वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया, फेज डिफरेंस बता दिया, टाइम डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। अब क्या निकालना है, एवरेज पावर। क्या निकालना है, तो एवरेज पावर सप्लाइड टू रजिस्टर। अच्छा आप ये जानते हो, ओवर फुल साइकिल, ओवर फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब क्या होता है, 0 से कैपिटल टी तक करंट की एवरेज वैल्यू कितनी है। करंट ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल में गया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में गया, दोनों मिलकर क्या आएगा, 0 दिख रहा है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना है, 0। ओवर फुल साइकिल सेम टू सेम, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है, ये भी 0। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P एवरेज इज इक्वल टू V एवरेज इंटू I एवरेज। लेकिन ये 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा, दोनों 0 हैं लेकिन दोनों सेपरेटली 0 हैं। और जब उन दोनों के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड कुछ आएगा। और वो क्यों आएगा, क्योंकि रजिस्टर है, टाइम लगेगा, करंट फ्लो करेगा, और जब ऐसा होगा तो I स्क्वायर RT हीट एनर्जी बनेगी। अच्छा हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, पावर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ अब हम स्टार्टिंग में क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इन रजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर, तो P इज इक्वल टू पी आई, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। वोल्टेज कितना है, अच्छा मैंने जूल्स लॉ लिखा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे कर लो या आप जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग I स्क्वायर कैपिटल R कर लो, बात एक ही है दोनों से। ठीक है, I नॉट की वैल्यू कितनी है, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये कितना आएगा, I नॉट स्क्वायर कैपिटल R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा I नॉट कॉन्स्टेंट, कैपिटल R कॉन्स्टेंट, तो इसका तो कुछ एवरेज होगा नहीं, तो एवरेज किसका निकालेंगे, इसका। तो इसलिए एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए एवरेज पावर, तो P बार या फिर P एवरेज, दोनों ही आपको दिख जाएंगे बुक में, इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एवरेज ऑफ पी आई, इस पी आई का एवरेज। और पी आई का एवरेज कैसे निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो I नॉट स्क्वायर कैपिटल R एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये एवरेज का साइन है। तो हमको मेन क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, तो इसको इक्वेशन मान लो 1। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो हो गया होगा, समझ में आ गया, हटा दूं। तो देखो अब हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 0 टू कैपिटल टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अच्छा एवरेज निकालने का क्या सिस्टम होता है, सबसे सिंपल तरीका, जितने भी टर्म्स देखें उन सबको जोड़ दो और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड कर दो। अच्छा यहाँ पर हम इंटीग्रेशन किस पर कर रहे हैं, टाइम पर, ओवर फुल साइकिल, तो फुल साइकिल के लिए ही टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तब एवरेज आएगा। अब डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, कैपिटल टी। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कैपिटल टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, आप एक बात जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई, सही है गलत है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मतलब क्या हुआ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। इसको अलग कर देना, ठीक है, 1/t। अब इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर दो। तो अलग अलग कैसे करेंगे, 0 to t 1/2 dt, माइनस साइन बीच में और 1/2 बाहर, 0 to t cos 2 ओमेगा टी। सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग कर देना, अलग लेके, तो 1/t डी टी का इंटीग्रेशन t, और 0 to t लिमिट लगी हुई है तो वैल्यू क्या आएगी t, और डिवाइड बाई 2 है ये, समझ में आ रहा है। अच्छा 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन, ये होगा साइन 2 ओमेगा टी। अब आगे 2 ओमेगा है और t के रेस्पेक्ट में टी का तो 1 हो गया, तो नीचे क्या आएगा 2 ओमेगा, और लिमिट क्या लगेंगी 0 to, ठीक है। अच्छा 1 डिवाइड बाई टी, कैपिटल T बाई 2 माइनस 1/2। अच्छा 2 ओमेगा भी बाहर ले लूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 4 ओमेगा। अब साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T, तो 2 पाई बाई टी, ठीक है, गलत है, इंटू ऊपर लिमिट क्या है कैपिटल T, फिर नीचे वाली जब लिमिट लगेगी तो 0 की मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो क्या आएगा 0, तो क्या वैल्यू आएगी साइन 0, ठीक है। t से t कैंसिल, 1 डिवाइड बाई कैपिटल T डिवाइड बाई 2 माइनस 1/4 ओमेगा, ये कितना आया साइन 4 पाई, और ये कितना आएगा साइन 0। अब मुझे बताओ साइन 4 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई कुछ भी वो भी 0, तो क्या बचा 1/t इंटू टी बाई 2, टी टू टी कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई 1/2। तो हमको इसकी वैल्यू पता चल गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी है 1/2। कोई परेशानी, अब तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू उठा के क्वेश्चन फर्स्ट में रख दो। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसलिए इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी P एवरेज इज इक्वल टू क्या है I0 स्क्वायर कैपिटल R, ये है इनटू ये वैल्यू क्या है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू क्या निकली अभी 1/2, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूं, I0 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, यहाँ ले आया होल स्क्वायर कर दिया, इनटू कैपिटल R। अच्छा ये क्या है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का होल स्क्वायर इंटू R। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अच्छा इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, VRMS इंटू IRMS, और ये क्या हुआ P एवरेज। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक। तो यहां तक हम निकालते हैं इनको। अब हम चलते हैं, इसको मिटा दूं। अभी हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया था, किस पर लगाया था, अभी हमने लगाया था सिर्फ रजिस्टर पर, अब किस पर लगाएंगे, अब आपका चॉइस है, इंडक्टर ले लो या कैपेसिटर ले लो, जो मन करे वो ले लो। क्या लें, इंडक्टर। तो अब है सेकंड टॉपिक, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, ठीक है।
तो देखो एक इंडक्टर लेते हैं, एक इंडक्टर लिया, और इस इंडक्टर पर मैंने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये लगा दिया। इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा कैपिटल है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना होगा वी नॉट, वी इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, अब मैं पढ़, ठीक है। तो ये क्या है इंडक्टर, तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, क्या है व्हेन एन इंडक्टर ऑफ, इस कैपिटल एल को क्या बोलते हैं इंडक्टेंस ऑफ, इंडक्टेंस कैपिटल एल इज कनेक्टेड across an alternating voltage supply, alternating voltage supply कितना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस कंडीशन में सर्किट क्या कहलाएगा, इस सर्किट को हम बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। इस सर्किट का नाम क्या है इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई। तो देन सर्किट इज इंडक्टिव सर्किट। सर्किट का नाम क्या है इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालना क्या है, लगा ही रखा है अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले यही चीज होती है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया करो हमेशा, ठीक है। हमने मान लिया लेट, अच्छा वोल्टेज लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट की वैल्यू क्या मान ली I, क्या है इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस current in circuit at any instant small t, किसी भी टाइम पर। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, इंडक्टर में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वी एल, ये वाला, तो वो कितना है माइनस एल टी आई अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन क्या है कि ये अपोज कर रहा है, इट अपोजेज ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, इंडक्टर में करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा। अब केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल, तो केवीएल क्या कहलाएगा, ये जो भी वोल्टेज है प्लस ये वोल्टेज है, तो पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना हो जाएगा। अगर हम पूरे सर्किट में केवीएल लगाएं तो क्या होगा टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर V, और यहाँ पर कितना बना प्लस VL, दोनों मिलकर क्या होने चाहिए 0। तो V और VL की वैल्यू क्या है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चली V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल दो, तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी V डिवाइड बाई एल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। V अपॉन एल तो करंट, अब देखो इसको यहाँ करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला, हमको मिला डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई है V अपॉन एल, और V की वैल्यू आपको पता ही है, इक्वेशन फर्स्ट है ये वो रही। तो V की वैल्यू कितनी है V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई एल। तो
तो यहाँ से डी आई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो टी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी मल्टीप्लाई इधर, तो वी नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू, ठीक है। टोटल करंट निकालना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ये तो कांस्टेंट है, वी नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो वी नॉट एल, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। और आप एक बात जानते होंगे, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस फाइव, ये होता है, तो हम इसको साइन में लिख सकते हैं। अच्छा इसमें कुछ गलती है, साइन का इंटीग्रेशन के बाद में अपॉन में भी आएगा ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा एल, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया साइन में, क्योंकि ये साइन फॉर्म है और वोल्टेज किस फॉर्म में है, वो भी साइन फॉर्म है। ये क्या हुआ, टोटल करंट, तो टोटल करंट, ठीक है। वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को क्या मान लिया, आई नॉट, इसको क्या मान लिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये होगी करंट की वैल्यू। इक्वेशन हियर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल क्या है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल क्या है, ये आई नॉट, ठीक है। और जो ओमेगा एल है, ओमेगा एल को हम बोलते हैं एक्स एल, नाम क्या है इसका, है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में, अभी हाँ अभी बस यहाँ देखो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई और वो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वोल्टेज आगे है या करंट आगे है, इसमें देखो एंगल में, एंगल किसका ज्यादा है, वोल्टेज का। माइनस का मतलब क्या है, कम है, ये एंगल कम का मतलब क्या है, करंट आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। तो इट इज क्लियर दैट वोल्टेज लीड्स मींस आगे चल रहा है, करंट बाई कितने एंगल से, पाई बाई टू, इन कौन सा सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट। कभी कभी किताब वाले दूसरे तरीके से भी देते हैं और वो भी ठीक है, क्या है, करंट आई लैग बिहाइंड, मतलब करंट पीछे है, वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ठीक है। इसलिए फेज डिफरेंस हमको क्या चाहिए था, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, फेज डिफरेंस कितना आएगा इस सर्किट में, डेल्टा फाई पाई बाई, फेज डिफरेंस। इन सबके इतने इंपॉर्टेंट मायने हैं कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे या आगे जो भी पढ़ोगे उसमें ये सारी चीजें डायरेक्ट इस्तेमाल होंगी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा हमने स्टार्टिंग में क्या निकाला, वोल्टेज जो अप्लाई किया, ये मैथमेटिक्स का, मैथ्स में आप देख सकते हो चीजें, कोई बात नहीं, मैथ में है ऐसा, आप अच्छी तरह से देखना, मिल जाएगा, ना मिले तो फिर मुझसे पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, डायग्राम, और डायग्राम दोनों एक साथ बनाएंगे। तो डायग्राम कौन से बनाएंगे, अच्छा ये हो गया, हो गया नहीं, डायग्राम है हमारे पास टाइम डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, यहाँ बनाएंगे टाइम डायग्राम, और इसी के साथ क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। देखो टाइम डायग्राम,
एक ये एक्सिस ले ली, इधर देखो इधर, ये किसकी एक्सिस ली? टाइम के लिए। ये क्या है? और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वोल्टेज या करंट। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए हमने एक ये मान लिया कि ये क्या हो गया? V नॉट, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, और जितनी ऊपर है उतनी नीचे होगी, तो ये कितना हो गया? -2। ये ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, अच्छा ये क्या है? P/4, ये क्या है? T/2, ये क्या है? 3T/4, ये क्या है? अच्छा यहां से ये क्या कह रहा है? करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई/2। अच्छा आप एक बात जानते हो कि I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन दिस, मतलब ये कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ वैल्यू है, ऐसा ही है। तो आपको क्लियर क्या दिख रहा है कि I नॉट इज लेस देन V नॉट। कौन ज्यादा है कौन कम है? करंट कम है, वोल्टेज ज्यादा है। तो जब करंट कम होगा तो करंट की वैल्यू भी कम आएगी, तो मैं ये वाला इस रीजन में करंट बना दूंगा, और ग्राफ दोनों का साइन है, साइनसॉइडल है, तो साइन के फॉर्म में जब बनाएंगे तो इसी तरह का नेचर आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि करंट π/2 के फेज डिफरेंस के साथ वोल्टेज से पीछे है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जिस वक्त वोल्टेज यहां था उस वक्त जीरो वैल्यू करंट कहीं पीछे रही होगी। ठीक है, यहां हम ये बोल सकते हैं कि जिस वक्त वोल्टेज यहां पर आया उस वक्त करंट स्टार्ट हुआ, मतलब करंट यहां पर जीरो था और वोल्टेज यहां से चला पीछे है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि करंट यहां से चला, वोल्टेज पहले आ गया। ठीक है, तो कितने डिफरेंस से आया? π/2। तो हम यहां से करंट को स्टार्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू पर देखो, इसके रेस्पेक्ट में करंट की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी और इसके रेस्पेक्ट में एक वैल्यू यहां पर आएगी। ये तो देखो यहां से करंट ऐसे बढ़ेगा, और करंट को फिर पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, और फिर इसको बढ़ाते हुए यहां ऐसा, और फिर ऐसा, इस यहां। समझ आया? ठीक है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये करंट का ग्राफ है, और ये किसका है? वोल्टेज। वैल्यू किसकी ज्यादा है? वोल्टेज की। ठीक है, अब हम क्या बनाना है हमको? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सेम टू सेम एक्सिस इधर बनानी है, तो ये एक्सिस जो है वही एक्सिस यहां बना लो, और जो एक्सिस यहां से लिया है वही एक्सिस यहां से बना लो। टाइम देखो दोनों है बिल्कुल सिमेट्रिक। अच्छा ये क्या है? जीरो, यहां पर वोल्टेज और करंट दोनों ले लिया। वोल्टेज वाले पोर्शन को आगे बढ़ाओ, बढ़ा लिया, तो ये वैल्यू क्या होगी? V नॉट। इधर देखो, इधर एक मिनट, इधर ये V नॉट होगा। अच्छा ये वैल्यू है वोल्टेज की, तो ऐसा कुछ बनेगा, तो ऐसा मैंने एक बना दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया V। कितने एंगल के साथ है? अच्छा जब वोल्टेज की इक्वेशन थी तो उसमें ओमेगा टी था एंगल, तो एंगल कितना आएगा यहाँ पर? ओमेगा टी। करंट क्या कह रहा है? वो करंट कह रहा है कि पीछे है, कितने π/2 से नीचे। अच्छा अभी काम करते हैं, करंट की वैल्यू कहां पर है? ये रही। तो अच्छा यहां से हमने इसको यहां से मेजर किया ना, देखा, इसको यहां से देखेंगे, तो इसको यहां से देख लो, बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू करंट की है। इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन करंट की वैल्यू क्या थोड़ी सी कम होगी, तो फिर करंट के लिए क्या आ जाएगा? ये क्या हो गया? करंट माइनस I0। तो कितना पीछे है ये? एंगल कितना आएंगे? π/2। समझ आ गया? करंट पीछे, वोल्टेज आगे। अच्छा आगे और पीछे हमको कैसे पता करेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फेजर डायग्राम, जब मैंने फेजर बताया था तब बताया था फेजर में हमेशा फेजर वेक्टर जो भी होगा उसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज दिया जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल हम लेंगे तो वोल्टेज आगे दिख रहा है या करंट आगे दिख रहा है? वोल्टेज, क्योंकि एक्सिस ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये आगे और ये पीछे चल रहा है, तो ये इस डायग्राम को क्या बोलेंगे? ये क्या है? फेजर डायग्राम।
समझ में आया? ठीक है, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, फेज डिफरेंस पता चल गई, टाइम डायग्राम फेजर डायग्राम दोनों समझ में आ गए। अब क्या निकालना होता है? एवरेज पावर। तो अब निकालेंगे एवरेज पावर। तो एवरेज पावर इन कौन से सर्किट में? कौन से सर्किट में? इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर की वैल्यू, ठीक है। सिंस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है? V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट कितना निकला? I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई/2। सभी जगह एक जैसा थोड़ी होगा, यहाँ पर ये करंट की इक्वेशन आई, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? Pi इज इक्वल टू Vi इंटू I, V इंटू I, सही है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो V नॉट I नॉट, V नॉट I नॉट sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t माइनस पाई/2, ठीक है। अच्छा, sin ओमेगा t माइनस पाई/2 क्या था एक्चुअल में? माइनस cos ओमेगा t था। तो मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस V नॉट I नॉट sin ओमेगा t, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? cos ओमेगा t। मेरा मन ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई हो गया, क्यों? sin ओमेगा t cos ओमेगा t और मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो sin 2 ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है। 2 यहां ले आएगा, तो वैल्यू क्या होगी? माइनस V नॉट I नॉट डिवाइड बाई 2, पूरा लिख दो sin 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, और ये पूरा क्या बन जाएगा? sin 2 ओमेगा t। तो माइनस V नॉट I नॉट डिवाइड बाई 2 sin 2 ओमेगा t, और ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। इक्वेशन सुनो, हमको क्या निकालना है? एवरेज पावर। किसकी वैल्यू निकालनी है? एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए मैंने क्या बोला था अभी आपको? कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब क्या हुआ? 0 से t इन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। तो P बार या P एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ Pi, ठीक है। तो P एवरेज इज इक्वल टू, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज क्या होगा? कांस्टेंट ही रहेगा, उसका क्या एवरेज निकालोगे? तो माइनस V नॉट I नॉट डिवाइड बाई 2 और एवरेज ऑफ sin 2 ओमेगा t। ये क्या है? ये किसका साइन है? एवरेज का। तो इक्वेशन मान लो इसको 1, ठीक है ना। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकाल के हटा दो आंसर। इज नाउ sin 2 ओमेगा t का एवरेज की वैल्यू क्या होगी? मैं डायरेक्ट करता हूं 1 अपॉन t, पहले फैक्टर आता है 1 अपॉन वाला, और इंटीग्रेशन 0 टू t sin 2 ओमेगा t और मल्टीप्लाई विद dt 1 अपॉन t sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, इंटीग्रेशन हां माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा, अब लिमिट t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा कैपिटल T, ठीक है। लिमिट लगाओगे तो क्या होगा? लिमिट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? कोई डाउट बन रहा है बीच में? कोई डाउट बन रहा है? समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, हमने sin 2 ओमेगा t ये निकालना है। इसकी वैल्यू क्या लगी? 1 अपॉन
माइनस का 2 ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन में क्या आया था cos ओमेगा 2 ओमेगा टी और टी जीरो। देखना ध्यान से, यही है, यही है, ठीक है। माइनस 1/2 ओमेगा के टी, cos 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, ऊपर रखो टी, माइनस जीरो लगाओ तो cos जीरो, ये कैंसिल, माइनस 1/2 ओमेगा टी, cos 4 पाई की वैल्यू, cos 4 पाई की वैल्यू cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1, और cos जीरो की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 तो क्या वैल्यू आएगी sin 2 ओमेगा टी। आप एक काम करना, अगर कभी टाइम कम मिले बोर्ड में तो आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद करके अप्लाई कर सकते हो, नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये वैल्यू sin 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या आती है 0 ओवर फुल साइड, ठीक है। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, तो इसलिए इक्वेशन 1 बिकम्स P एवरेज इक्वल टू क्या है माइनस V नॉट I नॉट डिवाइड बाई 2 sin 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, तो क्या है वैल्यू। तो इंडक्टर में नेट पावर डिसिपेटेड कितनी होती है 0। एक मैं आपको फिगर बताता हूँ, ग्राफ, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, अच्छा लगेगा देखने के बाद, शायद एनसीईआरटी में नहीं है और शायद आपको मिलेगा भी। इधर वोल्टेज ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पर्पस से भी, करंट, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और पावर, इन सभी के लिए ग्राफ है। तो इसको हम जीरो मान लें, तो ये वाला क्या है, ये क्या है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ नहीं, ये भी है। करंट क्या हो गया, करंट थोड़ा सा पीछे होगा, तो करंट यहां से चले, यहां मान लिया करंट ये होगा, तो करंट मैंने यहां से मान लिया 1 2 3 और ये 4, तो करंट हो गया ये, करंट यहां पर मैक्सिमम होगा, है ना, ये करंट हो गया यहाँ पर। अच्छा, जहां करंट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट, तो मतलब इसके आसपास की कुछ वैल्यू होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू कुछ इस तरह की होगी। ये क्या दिखा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी के साथ साथ चल रहा है। और ये रेड वाला क्या है, रेड वाला है करंट, और ये क्या है, ये है वोल्टेज, ये वाला, ठीक है, मैंने ये मान लिया वोल्टेज। अब इधर देखो, एक साइकिल तो आपको ये मिल रही है, ठीक है, एक साइकिल आपको ये मिल रही है, ये रही। एक साइकिल आपको कहाँ है, ये मिल रही, ये रही। एक साइकिल आपको ये मिल रही है और एक ये मिल रही है। और आप जानते हो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, वैल्यू कैसे जाएगी नेगेटिव, V इंटू आई कैसी होगी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ ग्राफ कैसा है, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, दोनों। अच्छा, मैंने ज्यादा क्यों ले रहा हूँ, मैं ज्यादा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये कुछ ज्यादा आएगा, तो मतलब ये नीचे ज्यादा आएगा, ये ऊपर ज्यादा आएगा। अब ये कैसा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैसे वैल्यू आएगी ऐसा। अब ये दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव है, देखो ये रहा, ये नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो फिर क्या आएगा। अच्छा देखो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो पूरी साइकिल के लिए एवरेज पावर
समझ आ गया? तो ये ग्राफ है, इसमें 4 चीज दिखाई दे रही है आपको। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं बताया था, हैं? ये बताया था लक्षण में। अच्छी बात है ये, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पर, 2 पढ़ दिया हमने, पावर सप्लाई टू रजिस्टर और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई टू, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? तो अभी तक हमने पढ़ा वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर एंड वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर। अब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे किस पर? कैपेसिटर पर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, किस पर? कैपेसिटर, ठीक है। अभी ये टॉपिक पढ़ने से पहले इसमें एक पॉइंट रह गया है, और वो पॉइंट था इंडक्टिव रिएक्टेंस इसी में, ठीक है। तो पहले वो वाला पॉइंट और पढ़ लें, इसी का पार्ट क्या है उसको मिटा देते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसमें एक पॉइंट रहेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा टर्म आया था इसमें। क्या है टर्म? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एल। सिंस आपको पता चला था कि आई नॉट की वैल्यू थी बी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ओमेगा एल को हमने मान लिया था वी नॉट अपॉन एक्स एल। और आप एक बात और जानते हो कि करंट की वैल्यू वी नॉट अपॉन कैपिटल आर होता है। तो एक्स एल इज कंपेरेबल टू रेजिस्टेंस। भाई दोनों इक्वेशन से क्या महसूस हो रहा है कि जो एक्स एल है वो किससे कंपेरेबल है? रेजिस्टेंस के। इट इज क्लियर क्या एक्स एल इज कंपेरेबल टू रेजिस्टेंस कैपिटल आर, है ना। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि इंडक्टर, इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, मतलब सिर्फ जिसमें इंडक्टर लग रहा हो, उस सर्किट में करंट के फ्लो को कितना अपोजिशन प्रोवाइड कराएगा। करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर करंट को रोकने की कोशिश करेगा, या करंट जब कम हो रहा होगा तो उसको कम होने की भी कोशिश करेगा, कम को और रोकने की भी कि कम ना हो। तो वो जो अपोजिशन है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्स एल की डेफिनेशन क्या है? द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट इज कॉल्ड, उसको इफेक्टिव अपोजिशन को क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बात समझ में आ रही है? अरे ये ठीक है, ठीक है। सिंस एक्स एल की वैल्यू क्या है? ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू एल। तो यहां से क्या, अच्छा 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी जो वेरिएबल हो सकती है, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी का ऐसे बना सकते हैं। तो एक्स एल किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। कैसे? डायरेक्टली। तो कभी कभी ये ग्राफ पूछ लेते हैं, एक्स एल का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे ग्राफ आएगा? कैसे दिखाओगे? एक्स एल प्रोपोर्शनल स्लोप आएगा 2 पाई ऐसे। ठीक है। आगे अब हम चलते हैं इसका बिहेवियर एसी और डीसी के लिए। बिहेवियर ऑफ एक्सएल फॉर एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी, मतलब इसी का टॉपिक है ये। तो फर्स्ट फॉर एसी, अल्टरनेटिंग करंट के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कुछ होती है या नहीं होती? होती है। तो नॉर्मली कितना होता है इंडिया में? 50 हर्ट्ज। इंडिया में, विदेशों में 60 भी होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि न्यू इज फाइनाइट,
कुछ वैल्यू है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है। तो इसलिए एक्सएल इजकल टू क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू एल, और न्यू 50 डाल दो तो कितना हो जाएगा, मतलब कुछ भी वैल्यू आएगी तो मैं ऐसा लिख दूं फाइनाइट। फाइनाइट एक्सएल फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, इंडक्टर के थ्रू जब अल्टरनेटिंग करंट एसी फ्लो करेगा तो वो उसको अपोजिशन देगा, कितना देगा, इतना अपोजिशन देगा। ठीक है, इसलिए इंडक्टर प्रोवाइड सम फाइनाइट रेजिस्टेंस या फाइनाइट अपोजिशन टू फ्लो किसको, एसी को। अब हम बात करते हैं डीसी के लिए, सेकंड फॉर डीसी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0। हाँ वहाँ पे तो ठीक है, चेंज करते हैं। इसलिए एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई न्यू एल होता है, तब एक 0 डाल दो तो 0। एक्सएल 0 होने का मतलब क्या है कि अगर इंडक्टर के थ्रू डायरेक्ट करंट डीसी फ्लो करे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो डीसी 100% पास करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इंडक्टर ऑफर्स या प्रोवाइड नो अपोजिशन, नो अपोजिशन टू फ्लो किसको, डीसी। दैट इज डीसी कैन 100% फ्लो थ्रू किससे, इंडक्टर। टॉपिक समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट चलो। हटा दो, चलो ये नोट कर लिया आपने, ये वाला ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अभी तक हमने 2 सर्किट पढ़े, कौन कौन से सर्किट पढ़े, आयुष पाठक, आयुष पाठक कौन कौन से सर्किट पढ़े अभी तक हमने, हैं, इंडक्टिव और रेजिस्टिव। अब थर्ड सर्किट पढ़ेंगे, थर्ड क्या है, अल्टरनेटिंग। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से हर साल कोई ना कोई आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू, किसको अप्लाई करेंगे, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर ने ये कैपेसिटर ले दिया, ठीक है, इस पर मैंने क्या लगा दिया, एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना है इसका, कैपिटल सी या सिंपली सी लिख लो, सी। वोल्टेज कितना लगाया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जब वोल्टेज इस पर जाएगा तो यहाँ वोल्टेज नहीं अप्लाई बनेगा, कितना होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, सी इक्वल टू क्या होता है, वो Q by C। सी इक्वल टू क्या होता है, अरे C नहीं, Q अपॉन वी, हाँ Q upon V, Q upon V। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज होता है, Q by C हो जाएगा। तो हमको निकालना है V, तो V क्या होगा, Q डिवाइड बाई C। मैंने बोला तो। ठीक है, इस सर्किट का नाम क्या है, इस सर्किट का नाम है कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट का नाम क्या है, कैपेसिटिव सर्किट। तो हम देखो इधर, देखो, when a capacitor, when a capacitor of capacitance, कितना कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, C। ठीक है,
इज कनेक्टेड विद, किसके साथ कनेक्ट किया, बेसिक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई। और वोल्टेज कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो देन सर्किट इज नोन एज, सर्किट का नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट। सही है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड कितना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड, बताओ, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको हमेशा क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। और करंट मान लिया एट एन इंस्टेंट, लेट I बी इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम टी पर। सही है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, व्हेन कैपेसिटर गेट्स सम चार्ज, कुछ चार्ज जब इसके पास आ जाए Q, तो देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज आ जाएगा, VC, Q डिवाइड बाई C, C कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, KVL सी भी हो जाएगा। अप्लाई, KVL, KVL क्या कहता है, नेट वोल्टेज का सम क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, V, और वो क्या है, ये क्या है, VC। तो ये V और VC इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों का सम 0 तभी तो होगा। तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी है, V ही रहने दो, और VC की वैल्यू कितनी है, Q डिवाइड बाई C। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, V इंटू C। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, V की वैल्यू क्या है, V नॉट C साइन ओमेगा टी, V की वैल्यू कितनी। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, T, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dq डिवाइड बाई dt, और V नॉट C कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा, और dq/dt क्या होता है, करंट। इसलिए करंट I इक्वल टू V नॉट ओमेगा C cos ओमेगा t। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, इसको V नॉट अपॉन R इक्वल टू I होता है, तो मैं अपॉन R करने के लिए इसको ऐसा करूंगा, 1 अपॉन ओमेगा C करूंगा, चल जाएगा। और cos की जगह मैं क्या रख सकता हूं, साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। जब ये माइनस में होता था माइनस आ जाता, जब ये प्लस में तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, आई हो गया। और इस पूरी वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं, आई नॉट। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये क्या होगी, इक्वेशन फॉर द करंट हेयर। इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं। हेयर आई नॉट की वैल्यू क्या है, V नॉट अपॉन 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। इस 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी को हम बोलेंगे V नॉट अपॉन XC। और ये क्या हो गया, मैक्सिमम करंट, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, एंड XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कोई प्रॉब्लम। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो और इक्वेशन सेकंड देखो, दिखाई दे रहा है, V की जगह I, V नॉट की जगह I नॉट, साइन एग्जैक्ट, लेकिन एंगल में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कौन आगे जा रहा है, करंट, करंट।
तो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट और 2 इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? करंट I लीड्स वोल्टेज V बाई π/2 फेज डिफरेंस। सही है। मैं इसको ऐसे लिख दूं कि V लैग बिहाइंड I बाई π/2। ये भी ठीक है? ठीक है। तो फेज डिफरेंस पता चल गया। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? टाइम डायग्राम और फेजर डायग्राम। उसके लिए जगह चाहिए होती है, ठीक है? तो फेज डिफरेंस, इसलिए फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इन कौन से सर्किट में? कैपेसिटिव सर्किट इज डेल्टा फाई इक्वल टू कितना है? डेल्टा फाई π/2। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? हमको टाइम डायग्राम बनाना है और उसके साथ क्या बनाना है? फिर फेजर डायग्राम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को महसूस हो रही है? नहीं? आप इसको कर लो। अच्छा, टाइम डायग्राम फेजर डायग्राम बाद में करने, पहले पावर निकालना है। बात तो एक ही है, आगे पीछे करना है। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं? एवरेज पावर सप्लाइड टू कैपेसिटर या कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है? इधर देखो, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालेंगे पहले। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो वी आई कितना है? वी नॉट इन साइन ओमेगा टी। और इंस्टेंटेनियस करंट, तो करंट की वैल्यू कितनी है? आई नॉट बोलो साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है? अच्छा, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर पी आई इक्वल टू क्या होगा? वी आई इंटू आई आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो पी आई की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई। वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये क्या होता है? कॉस। तो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 2 की मल्टीप्लाई। फिर भाई वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। फिर क्या बन गया? ये अभी बताया था 2 साइन 2 ओमेगा टी पी आई। एवरेज पावर निकालनी है, तो इसलिए एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल, ओवर फुल साइकिल। तो फुल साइकिल का मतलब क्या है? 0 से t। तो p बार या p एवरेज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज ऑफ पी आई। और एवरेज क्या निकालेंगे? तो कांस्टेंट है v नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, ये बताओ, इसके पीछे वैल्यू नहीं निकाली अभी आपने? निकाली है। तो एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी कितना आता है? 0। तो आपको बस कुछ नहीं लिखना, यहां पर लिख लेना सिंस इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो पी एवरेज की वैल्यू क्या होगी? 0। आप कहीं इसको साइड में लिख देना। क्या लिखना? सिंस एवरेज ऑफ 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। सही है? ठीक है। अब हम करते हैं डायग्राम। कौन कौन से? टाइम डायग्राम और फेजर डायग्राम। देखो, इसको हटाते हैं। हो जाएगा।
तो फिर टाइम डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो ये एक्सिस बनानी है, ठीक है। इधर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वी एंड आई, और ये हमने क्या ले लिया, टाइम एक्सिस। फेजर डायग्राम भी बनाना है तो एज इट इज इसी के साथ ध्यान रखना, दोनों साथ साथ बनाना, गलती नहीं होगी। अलग अलग बनाओगे तो वैल्यू इधर उधर हो सकती है। इसको भी यहाँ से लेके सीधा चलो, टी 0, यहाँ भी क्या बनाएंगे, वी एंड आई। इसको क्या बोलेंगे, टाइम डायग्राम, और इसको क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम। सही है, ये 0 है। वोल्टेज की वैल्यू कुछ होगी तो वो मैंने यहाँ मान लिया, और ये वोल्टेज यहाँ आगे भी जाएगा। हमेशा वोल्टेज की वैल्यू को क्या लेते हैं, सबसे पहले, और वो वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऊपर है तो ये नीचे भी होगी, तो नीचे कितना होगा, V नॉट माइनस। अच्छा, आप एक बात जानते हो कि करंट I नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, V नॉट ओमेगा C ये वैल्यू आई थी, ठीक है। अच्छा, V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, कुछ वैल्यू आएगी फाइनाइट, तो ये क्या आएगी, V नॉट अपॉन एक्स। तो करंट हमेशा कम होगा V नॉट से, तो करंट के लिए कुछ दूसरा बनेगा, कम कर दो, ठीक है, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दो, देखो ध्यान से, I नॉट, अरे क्या होगा, माइनस I नॉट। V नॉट का ग्राफ तो वही है एज इट इज। इक्वेशन क्या थी V नॉट की, ये भी साथ के साथ नोट कर लेने नीचे। V नॉट, V की इक्वेशन क्या थी, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I की इक्वेशन क्या थी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसा ही है, ठीक है। तो V नॉट की ग्राफ तो ये बन जाएगा, V नॉट का T, सही है। तो ये क्या होगा, कैपिटल T, ये क्या होगा 3T/4, ये क्या होगा T/2, और ये क्या होगा T/4, सही है। करंट कुछ कम होगा लेकिन करंट आगे होगा। करंट आगे होने का मतलब जिस वक्त ये 0 होगा वोल्टेज, उस वक्त करंट चल चुका होगा π/2 से आगे। और π/2 क्या होता है, ये एंगल होता है π/2, यहाँ से आता है पूरा एंगल कितना होता है, यहाँ कितना होता है 2π, तो ये कितना हो जाएगा पाई, तो ये एंगल क्या आएगा π/2, और ये एंगल क्या आएगा 3π/2, सही है। तो इसका मतलब π/2 करंट पहले चल चुका होगा, तो करंट कहीं यहां से शुरू हुआ होगा पहले से, तो करंट ऐसे चल रहा होगा, है ना। और करंट जब ऐसे चल रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि करंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा। या तो एक तरीका या दूसरा तरीका और पहचानने का, देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं I नॉट, और ये पूरी वैल्यू क्या है cos ओमेगा टी, cos का ग्राफ बना, और cos का ग्राफ क्या होगा, स्टार्टिंग ही मैक्सिमम से होता है, तो मैक्सिमम से यहाँ से चलेगा, और फिर जहां पर आएगा, बच्चे क्या करते हैं यहां मिलाते हैं, लेकिन मिलेगा कहां पर, मैक्सिमम यहां पर, और फिर यहां पर ऐसे जाएगा, और फिर यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आया। तो ये ग्राफ इस तरह का ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ आया, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है करंट का, और ये ग्राफ है वोल्टेज का, सही है। वोल्टेज हम जैसे पहले बनाते थे वही बनाएंगे। वोल्टेज क्या है, ये रहा, ये वैल्यू, और ये क्या होगी I नॉट, तो ये हो गया V, और एंगल कितना है ओमेगा टी। अच्छा, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट पहले चल रहा है, तो करंट पहले चलने का मतलब V वाली वैल्यू है कि मैक्सिमम, तो इसको आगे बढ़ा दो, तो क्या होगा I नॉट, ये क्या होगा I नॉट, और वोल्टेज से करंट कितना आगे है π/2, π/2 का मतलब 90 का मतलब इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ऐसा होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना, देखिए क्लियर। ये तो 90 है लेकिन लेंथ भी इसकी कम है, क्या है, समझ आया, ठीक है। अच्छा, ये भी नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। देखो,
नेक्स्ट अब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, एक्स सी। अच्छा, सिंस वी नॉट की वैल्यू, यहां पर आई नॉट की वैल्यू आपने क्या निकाली है, आई नॉट की वैल्यू क्या थी, वी नॉट डिवाइड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स सी। ठीक है। और हम एक इक्वेशन ये भी जानते हैं कि आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन आर। तो दोनों कंपेयर करने से क्या मिल रहा है कि एक्स सी इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल आर। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, इट इज क्लियर दैट एक्स सी इज कंपेरेबल विद रेजिस्टेंस, कंपेरेबल विद रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये रेजिस्टेंस के साथ कंपेरेबल है। ठीक है, इसलिए अब हम डेफिनेशन किसकी बनाएंगे, डेफिनेशन बनेगी एक्स सी की। तो एक्स सी की डेफिनेशन क्या है, द इफेक्टिव opposition offered by capacitor to flow current in capacitive circuit। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड और लगा सकते हैं कैपेसिटिव में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली। तो द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज नोन एज क्या बताएगा ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हुआ, एक्स सी। इसकी वैल्यू आप जानते ही हो, इसलिए एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्स सी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स सी है और ये फ्रीक्वेंसी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, कहां पर मिलेगा, इनफाइनाइट। तो फॉर एसी और डीसी बात कर लेते हैं। फॉर एसी, तो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फाइनाइट, फाइनाइट होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 पाई सी इंटू फाइनाइट। अच्छा ये बताओ, अगर ये 50 हुई तो 1 अपॉन 50 तो बहुत कम होगी। तो क्या हो गया, वेरी स्मॉल फाइनाइट, लेकिन होगी वैल्यू कुछ, जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कैपेसिटर offers very small finite opposition to flow किसको, अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीसी के लिए। इसको हटा दो। तो देखो फॉर डीसी, अच्छा डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। अच्छा फ्रीक्वेंसी होगी 0, तो एक्सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2 पाई सी इंटू न्यू।
मीन्स न्यू की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आएगा इनफाइनाइट। तो दैट इज कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट अपोजिशन, कितना अपोजिशन, इनफाइनाइट अपोजिशन टू फ्लो डीसी थ्रू इट, अपने अंदर से डीसी को फ्लो करने के लिए इनफाइनाइट अपोजिशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डीसी कैन नॉट बी फ्लोज थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर के थ्रू डीसी फ्लो करेगी, डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं करेगा। कैसा फ्लो करेगा, एसी, लेकिन एसी को भी बहुत कम, मतलब एसी ऑलमोस्ट कर जाएगा। तो मैं एक तरह से बोल दूं कि 95% से ज्यादा एसी फ्लो कर जाएगा कैपेसिटर से, लेकिन डीसी बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। इसमें कोई डाउट है नहीं? ठीक है, अब एक काम और करते हैं, इसकी यूनिट और बात कर लेते हैं। यूनिट, तो यूनिट किसकी किसकी, एक्सएल और एक्ससी की। तो यूनिट ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी। अच्छा एक चीज बताओ, ये किसके इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस के, तो क्या होगी ओम, और डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन बता दो, डायमेंशन किसकी, दोनों की सेम होगी। एक्सएल की जो डायमेंशन होगी वही एक्ससी की डायमेंशन होगी, और डायमेंशन क्या होगी m1 l3 t -2 a -2। एक बार रीचेक कर लेना, वैसे ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, कोई डाउट महसूस हो रहा है? एक मिनट, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है।